हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने एक सीरीज़ शुरू की थी कलाम सीरीज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 9th एंट्रेंस के लिए, जिसमें पहले हमने साइंस को स्टार्ट किया है और इसका फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और ये कलाम सीरीज़ का 5th लेक्चर है और साइंस का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर। अभी सेकंड चैप्टर चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फुई। इसका ये सेकंड लेक्चर है जिसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर बेल आइकन से देख सकते हैं जहाँ पर उसका लिंक दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और बाकी जो आपके जानने वाले फ्रेंड्स वगैरह जो AMU 9th एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और बाकी फ्रेंड्स में शेयर करें। और इसके अलावा अगर AMU के किसी और एंट्रेंस की तैयारी इन फ्यूचर आप करना चाहते हैं और अगर कोई AMU से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उनको पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो पिछले वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फुई चैप्टर को शुरू किए थे, जिसका पहला पार्ट हम देख चुके थे, जिसमें देखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था। फिर हमने उनका रोल देखा था एज अ फ्रेंड, यानी बेनिफिशियल रोल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे लिए है वो हम देख चुके थे। अभी जो सेकंड पार्ट इस चैप्टर का है वो है हार्मफुल इफेक्ट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थे, अभी हम उनको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स को कंटिन्यू करते हैं। द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी अभी हम देखने वाले हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, प्लांट्स पर या एनिमल्स, दोनों पर देखेंगे। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर harmful in many ways. Some of the microorganisms causes disease in human beings, plants and animals. ये कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये कई बार पूछा जा चुका है कि पैथोजन किसको कहा जाता है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट या एनिमल को डिजीज करते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पैथोजन कहा जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथ, लेदर etc and these all are the harmful activities of the microorganism। तो अभी हम आगे देखने वाले हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तो अभी देख रहे हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स। द पैथोजेंस एंटर इनटू आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ एंड द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। ये कह रहे हैं कि जहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम पैथोजन कह रहे हैं, जिनकी वजह से डिजीज़ हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारे बॉडी के अंदर पहुँच सकते हैं या तो एयर के थ्रू जिसे हम ब्रीथ कर रहे हैं, या फिर वाटर के थ्रू जिसे हम ड्रिंक कर रहे हैं, या फिर खाना जिसको हम खा रहे हैं। तो यही वेज हैं, या तो हवा के थ्रू, पानी के थ्रू या फिर खाने के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर पहुँचते हैं। और जैसे ही पैथोजन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर पहुँचता है, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ होना शुरू हो जाती हैं। They can also get transmitted by direct contact with the infected person or carried by the animals। अब इसी की बेस पे जो है हम डिजीज़ जो इन माइक्रो ऑर्गेनिम्स की थ्रू हो रही हैं उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कुछ डिजीज़ ऐसी हो सकती हैं जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसफ़र हो जाती हैं या फिर उनके पास में रहने से ट्रांसफ़र हो जाती है, जैसे कोविड-19। ये क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। वायरल क्यों है, क्योंकि और ये कम्युनिकेबल है। अभी हम देखेंगे कि डिजीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, बेस्ड ऑन उनके शेयरिंग की बेस पर कि अगर वो एक ट्रांसफरेबल है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तब उन्हें कम्युनिकेबल कहा जाता है। जैसे कोविड-19 अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता है तब चांसेस होते हैं कि उसके अंदर भी वायरल इन्फेक्शन पहुंच चुका होगा। तो इसी बेसिस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिजीज़ हो रही हैं उनको हम क्लासीफाई कर देते हैं कि वो कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल। Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable disease। यानी ऐसी डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर जा सकती हैं, पानी के थ्रू, वो खाने के थ्रू या फिर उससे डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, किसी भी मीन से अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर जा रही हैं इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से, तो इन्हें क्या कहा जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये एग्जाम्पल हैं। कोलेरा भी अगर आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं किसी तरह तब ये ट्रांसफ़र हो सकती है। कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये सब कैसी डिजीज़ हैं, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती हैं।
When a person suffering from the common cold sneezes, find droplets of the moisture carrying thousands of viruses spread in air, and the virus may enter the body of the healthy person while breathing or causing infection. अब यहाँ पर ये तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है डिजीज़। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई कॉमन कोल्ड से सफ़र कर रहा है और उसने अगर स्नीज़ किया और उसके पास अगर हैंकरचीफ नहीं है, वो उससे अपनी नोज़ को कवर किए हुए नहीं है, तब क्या होगा, उसकी स्नीजिंग के साथ जो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी उसमें हज़ारों वायरस के पार्टिकल्स होंगे और वो क्या करेंगे, एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे। और जब एयर के साथ मिक्स होंगे तो जो पर्सन हेल्दी इंडिविजुअल यानी जो ठीक ठाक आदमी था, अगर उसके आसपास में आ जाता है और जो वाटर ड्रॉपलेट एटमॉस्फेयर में गई वो अगर उस हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर पहुंच जाती है किसी ना किसी तरह, तब क्या करेगी, वो वहाँ पर डिजीज़ कॉज कर देगी। यहीं पर यही बात बताइए यहाँ पर। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई तरीका है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेबल डिजीज़ से बच सकते हैं। तो हाँ, तरीका है जिसके थ्रू हम बच सकते हैं। मान लीजिए जो कोई स्नीजिंग कर रहा है, स्नीजिंग के टाइम अपने फेस को कवर कर ले ताकि उस जो वाटर ड्रॉपलेट्स रिलीज़ हो रही हैं वो एटमॉस्फेयर में ना आए और जो हेल्दी इंडिविजुअल उसके पास में उसके अंदर तक ना पहुँचे। यही तरीका है। हैंकरचीफ का अगर हम यूज़ करें तब क्या हो सकता है, हम प्रिवेंट कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलने से। एक हेल्दी इंडिविजुअल उससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा अगर हम कंट्रोल करें तब, यानी इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं अगर उनको हम सही से ध्यान में रखें तब हम बच सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ से। अगला है, देर आर सम इंसेक्ट एंड द एनिमल्स विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। कैरियर का मतलब होता है ले जाने वाला। तो यहाँ पर करें कुछ इंसेक्ट, कीड़े और एनिमल कुछ ऐसे होते हैं जो ढोने का काम करते हैं, कैरियर का काम करते हैं। कैरियर क्या मतलब होता है, जैसे हम देखते हैं कुछ व्हीकल्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, कुछ सामान को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पर रख देना। तो यहाँ पर जो कैरियर की तरह काम करते हैं कुछ एनिमल्स, यानी वो डिजीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। या फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से डिजीज़ हो सकती है उनको ट्रांसफ़र करते हैं। किसी एक हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर अगर ट्रांसफ़र कर दिया तो उसके अंदर क्या होगा, डिजीज़ हो जाएगी। तो उन्हीं सब एनिमल्स या इंसेक्ट्स को कैरियर कहा जाता है। जैसे एक कॉमन कैरियर हम देख सकते हैं अपने घरों के अंदर, हाउस फ्लाई, जो एक मैकेनिकल कैरियर का काम करती है। किस तरह, ये एक अगर कहीं गंदगी में बैठेगी वहाँ पर जो पैथोजेंस प्रेजेंट होंगे, यानी जो डिजीज़ करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन सभी डिजीज़ करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ करेंगे उनको क्या कहा जाता है, पैथोजन। तो यानी ऐसे कैरियर जो पैथोजन को कैरी करते हैं, जैसे हाउस फ्लाई अगर वो पैथोजन पे बैठती है, कहीं गंदगी में बैठती है, तो पैथोजन उसके जो लेग्स हैं वहाँ पर चिपक जाएगी और अगर वहाँ से जाकर वो किसी साफ़ सुथरी जगह खाने के ऊपर बैठती है तो चांसेस हैं कि जो पैथोजन उसके लेग्स पर चिपके हुए थे तो वहाँ से खाने पर लग जाएं और एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएं। तो ये तरीका हो सकता है कि ट्रांसफ़र हो जाए। इसी तरह यहाँ पर बताया गया है, फ्लाइज सिट इन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटर द पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज़। यही कहा गया कि जो पैथोजन है, मान लीजिए जहाँ पर वो बैठी है अभी, वहाँ से क्या हो सकता है कि जो पैथोजन है वो उस पर अटैच हो जाए, उसकी बॉडी पे चिपक जाए। एंड व्हेन दीज फ्लाई सिट ऑन द अनकवर्ड फूड, यानी अगर बिना ढके हुए खुले हुए खाने पर अगर वो बैठ जाती है तो चांसेस हैं कि पैथोजन वहाँ पर जाकर चिपक जाएंगे। हुएवर ईट्स द कंटेमिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक, और जो भी ये कंटेमिनेटेड फूड खाएगा तो वो चांसेस हैं कि वो बीमार पड़ जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें ज़्यादातर चाहिए कि जो अनकवर्ड फूड हैं उनको ना खाएं और जो भी फूड है उसको कवर करके रखें। अनदर एग्जांपल ऑफ द कैरियर इज़, पहला कैरियर क्या देख चुके हैं हम, हाउस फ्लाई। तो ये याद रखना है, पूछ लेगा डायरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरियर। तो एक तो हाउस फ्लाई हो गया और दूसरा जो कैरियर है वो है एनोफिल्स मॉस्किटो। एनोफिल्स मॉस्किटो किसका कैरियर है, ये एक पैरासाइड है मलेरिया प्लाज्मोडियम, जिससे होता प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है उसका कैरियर है। मलेरिया डिजीज़ है जो किसके थ्रू होती है, प्लाज्मोडियम के थ्रू होती है। इसको कैरी कौन करता है, एनोफिलीज मॉस्किटो। एनोफिलीज मॉस्किटो फीमेल्स एनोफिल, इसमें भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें आपको ध्यान रखना है फीमेल, मेल कोई डिजीज कैरियर का काम नहीं करता है। यहाँ पर कैरियर का काम करता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये क्या करता है कि जो मलेरिया का कॉजर पैथोजन है यानी प्लाज्मोडियम, उस प्लाज्मोडियम को कैरी करने का काम करता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। एक और मॉस्किटो है फीमेल एड्स मॉस्किटो, ये कैरियर का काम करता है डेंगू वायरस के लिए।
यानी जो डेंगू वायरस है उसको कैरी कौन करता है? फीमेल एड्स मॉस्किटो, ये याद रखना है। और दूसरा, मलेरिया के लिए कैरियर कौन है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, और हाउस फ्लाई भी एक कैरियर की तरह काम करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिगर में दिखाया गया है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो किसका कैरियर है? मलेरिया का कैरियर है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। और दूसरा क्या था? फीमेल एड्स मॉस्किटो, वो किसका कैरियर है? डेंगू वायरस का कैरियर है। डेंगू वायरस के लिए फीमेल एड्स मॉस्किटो, और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो मलेरिया के लिए। और मलेरिया होता किससे है? प्लाज्मोडियम के। ये सब आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि टीचर हमसे क्यों कहते रहते हैं कि कहीं पर भी पानी को जमा ना होने दें। तो ऐसी इसकी वजह यह है क्योंकि जहाँ पर भी अगर पानी कलेक्ट होता है तो वहाँ पर क्या होता है? मॉस्किटो ब्रीड करना शुरू कर देते हैं, यानी वहाँ पर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, रिप्रोड्यूस होना शुरू कर देते हैं। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, यानी उनको पानी की ज़रूरत है ब्रीड करने के लिए। अगर पानी नहीं होगा तो वो ब्रीड नहीं करेंगे। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्टेड एनीवेयर, यानी अगर हम कहीं पर भी पानी कलेक्ट ना होने दें, ना कूलर्स के अंदर, टायर्स के अंदर, फ्लावर पॉट के अंदर, और खुले इन्वायरमेंट में अगर कहीं पर भी पानी नहीं छोड़ें हम, तो क्या होगा? जो मॉस्किटो हैं वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे, और मॉस्किटो ब्रीड नहीं कर पाएंगे तो मॉस्किटो की जो पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ेगी, और पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो जो डिजीज़ इनके थ्रू हो रही हैं, जैसे हमने देखा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो मलेरिया का कॉजर कैरियर है, तो ये सब डिजीज़ कैरी नहीं कर पाएंगे वो अगर मॉस्किटो ही नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी हाल में। अभी आगे देखने वाले हम एक टेबल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसको आपको याद करना है एज इट इज़। यहाँ पर डिजीज़ दी हुई हैं जो ह्यूमन के अंदर डिजीज़ हो रही हैं। दूसरा, इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजन दे रखे हैं, यानी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज़ हो रही है। अगला, हम इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिया हुआ है, यानी किस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, एक मैन से दूसरे मैन के अंदर ट्रांसफ़र होती है। फिर दिया हुआ है इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी इससे हम बच कैसे सकते हैं। तो पहली डिजीज़ दी हुई है ट्यूबरक्लोसिस, किसके थ्रू होती है? बैक्टीरिया के थ्रू। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। दूसरी दी हुई है मीजल्स, ये किसके थ्रू होती है? वायरस के थ्रू। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। अगली डिजीज़ दी हुई है चिकन पॉक्स, ये भी किसके थ्रू होती है? वायरस के थ्रू। इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉन्टैक्ट या एयर है। अगली डिजीज़ दी हुई है पोलियो, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस, और ये भी ट्रांसमिट की जाती है एयर या वाटर के थ्रू। और इन सब के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर है, यानी इनसे बचने का जो तरीका है वो सबके लिए कॉमन है। क्या है बचने का तरीका? टू कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, यानी उनसे कंप्लीट दूरी रखी जाए, जो अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल को उसके कांटेक्ट में ना लाया जाए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर, यानी जो भी उससे कांटेक्ट ना करें। एंड वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सुइटेबल एज, और जब कभी वैक्सीनेशन की ज़रूरत हो उन्हें वैक्सीन दे जानी चाहिए। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, या फिर पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो आपको याद रखना है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के थ्रू होती है, एयर का ट्रांसमिशन होता है। दूसरा, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो, ये किसके थ्रू होती हैं? वायरस के थ्रू। आपको ये भी याद रखना है। अगली डिजीज़ है कॉलरा, ये किसके थ्रू होती है? बैक्टीरिया के थ्रू। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर या फूड। अगली डिजीज़ है टाइफाइड, ये किसके थ्रू होती है? बैक्टीरिया, ये भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर। इनके लिए अगर हमें प्रिवेंटिव मेजर यूज़ करना है, यानी इनसे बचना है, तो कौन सा यूज़ करेंगे? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है, यानी कॉलरा टाइफाइड से बचना है तो उबला हुआ पानी पिए, वैक्सीनेशन अगर कोई लग रही है तो वैक्सीन लगवाएं उसकी। और अगला तरीका होता है कि पर्सनल सैनिटाइजेशन, मतलब अपनी प्रॉपर केयर अपने लेवल पर करें, और जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो प्रॉपरली पका हुआ होना चाहिए। किसके थ्रू होती हैं? दोनों के दोनों बैक्टीरिया के थ्रू। अब ऑप्शन दे के पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, उसमें पहला दे देगा ट्यूबरक्लोसिस, फिर दे देगा कॉलेरा, फिर दे देगा टाइफाइड, और फिर दे देगा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारी की सारी डिजीज़ जो मैंने बोली हैं किसके थ्रू होती हैं? बैक्टीरिया के थ्रू। अगली डिजीज़ है हेपेटाइटिस ए, ये किसके थ्रू होती है? वायरस के थ्रू। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर। तो इसके लिए अगर बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो वैक्सीन लगवाएं। अगली डिजीज़ है मलेरिया, किसके थ्रू होती है? प्रोटोजोआ के थ्रू। एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मॉस्किटो। अभी हम देख चुके थे। कौन सा मॉस्किटो? दो मॉस्किटो हैं, फीमेल एड्स, फीमेल एनोफिलिस।
तो इसमें कौन ट्रांसमिशन करता है, कैरियर का काम कौन करता है मलेरिया के केस में, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये याद रखना है। इसमें बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एड्स था या एनोफिलीज था। तो मलेरिया में क्या है, एनोफिलीज, और डेंगू में एड्स मॉस्किटो। यहाँ पर मलेरिया की बात चल रही है तो एनोफिलीज मॉस्किटो। यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट, यानी इनसे अगर बचना है तो मच्छरदानी का यूज़ करें। स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग द वाटर टू कलेक्ट एनीवेयर, कहीं पर भी पानी को न जमने दें ताकि जो मॉस्किटो हैं उनकी ब्रीडिंग ना हो पाए और उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ ना करे। अभी अगला टॉपिक देखने वाले हैं हम, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, यानी अभी तक हमने क्या देखा था, ह्यूमन्स के अंदर देखा था पर्टिकुलरली, अब बाकी एनिमल्स के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज़ करते हैं ये सब हम देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिजीज़ करते हैं, सिर्फ ह्यूमन के अंदर नहीं करते, बाकी एनिमल्स भी हैं जहाँ पर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिजीज़ होती हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया एंथ्रेक्स, ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कैटल्स, जो पालतू जानवर हैं उनके अंदर होती है। किसके थ्रू होती है, आपको ये याद रखना है, पूछा जा चुका है एंट्रेंस में कि जो कैटल्स के अंदर डिजीज़ की जाती है किसके थ्रू होती है, वो होती है बैक्टीरियम के थ्रू। एंड द फूट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा चुका है, फूट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस, याद रखना है आपको, बिल्कुल पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। यहाँ पर है रॉबर्ट कोच के बारे में। In 1876 they discovered the bacterium Bacillus anthracis which causes the anthrax disease, तो ये भी पूछा जा चुका है और बहुत चांसेस है कि पूछा जाए। तो रॉबर्ट कोच थे, इन्होंने क्या डिस्कवर किया, 1876 में इन्होंने डिस्कवर किया एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस, और इस बैक्टीरिया की वजह से क्या हो रहा था, एक डिजीज़ हो रही थी एंथ्रेक्स डिजीज़, जो यहाँ पर हमने देखा। एंथ्रेक्स की वजह से क्या हो रहा था, एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया है और इसकी वजह से डिजीज़ हो रही थी कैटल्स के अंदर, और इस बैक्टीरिया का नाम था बेसिलस एंथ्रेसिस। अभी हम देखने वाले हैं आगे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, यानी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने पहले देखे ह्यूमंस के अंदर, फिर देखे हमने एनिमल्स के अंदर, यानी ह्यूमंस के साथ साथ वो बाकी एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि उनकी वजह से डिजीज़ क्या होती हैं प्लांट के अंदर। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म causes disease in plant like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर भी डिजीज़ कॉज की जाती हैं, जैसे राइस, पोटैटो, शुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल, इन सब के अंदर भी डिजीज़ हो जाती हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। द डिजीज़ रिड्यूस द ईल्ड ऑफ क्रॉप, अब डिजीज़ अगर किसी क्रॉप में हो गई है तो उससे क्या होगा, तो जो उसकी ईल्ड है, जो उसकी पैदावार है वो कम हो जाती है, चाहे कोई सी भी क्रॉप हो। फॉर सम सच प्लांट डिजीज़ दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड by the use of certain chemicals which can kill the microbe। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ डिजीज़ प्लांट के अंदर ऐसी होती है जिनको हम केमिकल से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे फूड पॉइजनिंग। पहले हम इस टेबल को देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है, पहले दी गई हैं प्लांट डिजीज़ के नाम दिए गए हैं, फिर उनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से ये डिजीज़ हो रही है वो दी हुई हैं, और फिर उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिया हुआ है। जैसे पहले डिजीज़ दी है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। दूसरी डिजीज़ है रस्ट ऑफ व्हीट, ये किसकी वजह से होती है, फंजाई की वजह से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, सीड। अगली डिजीज़ है येलो मोज़ेक वेन ऑफ भिंडी, ओकरा, ओकरा भी कहा जाता है इसे, किसके थ्रू होती है, वायरस के थ्रू, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछने के मतलब चांसेस हैं कि पूछेगा, तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो पूछ लेगा कि बैक्टीरिया के थ्रू कौन सी डिजीज़ की जाती है, यानी सिट्रस कैंसर ऐसे दे देगा कि सिट्रस कैंसर डिजीज़ किसके थ्रू होती है, या फिर पूछेगा रस्ट ऑफ व्हीट किसके थ्रू होती है, फंजाई के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, वायरस के थ्रू, ऑप्शन दे देगा, आप वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया के थ्रू, रस्ट ऑफ व्हीट फंजाई के थ्रू, एंड येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी जो ओकरा है उसके अंदर किससे होती है, वायरस के थ्रू होती है। तो आपको ये सब बिल्कुल याद रखना है। अभी अगला टॉपिक है फूड पॉइजनिंग, हम देखने वाले हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में। बूजो वाज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी वेयर ही एट अ वैरायटी ऑफ द फूड स्टफ्स ऑन रीचिंग
whom he started vomiting and had to taken to the hospital and the doctor said that the condition could be due to the food poisoning। ये कह रहे हैं कि जो बूजो थी वो किसी फ्रेंड के यहाँ गई और वहाँ पर उन्होंने बहुत आधा दूध खाया, जैसे ही फ्री का मिला और फ्री का तोड़ा इन्होंने तो क्या हुआ, इनकी वोमिटिंग शुरू हो गई, तबीयत ख़राब हो गई। फिर उसके बाद क्या किया गया, डॉक्टर के पास लिया गया। डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है इनको फूड पॉइजनिंग हो गई हो। तो इन्होंने देखा अरे फूड पॉइजनिंग कहाँ से, खाने में भी जहर होता है क्या, खाना खाने से भी जहर बन जाता है। वो यहाँ पर पूछ रही हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है, देखते हैं क्यों होता है। क्योंकि अगर हो सकता है उस खाने में जो पैथोजन है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो प्रेजेंट हो, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, डिजीज़ हो सकती है। द फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ द फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मान लो कोई ऐसा खाना उन्होंने खा लिया होगा जिसके अंदर पहले से ही पैथोजन प्रेजेंट थे, या कुछ पैथोजन एटमॉस्फेयर से आए और वो उस खाने में चिपक गए और उन्होंने खा लिया। तो बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, यानी जो अगर पैथोजन कहीं ना कहीं से डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर प्रेजेंट है खाने के अंदर, तो वो खाने को ख़राब कर देगा, उसी से फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। और कभी कभी क्या होता है, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड के अंदर पहुँचे हैं, इनसे क्या होता है कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं, और इन टॉक्सिक सब्सटेंस से क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। मेक द फूड पॉइजनिंग कॉजिंग द सीरियस इलनेस और इवन मेक कॉज डेथ। यही कह रहे हैं कि अगर कुछ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर फूड के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और उन केमिकल्स की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। अभी अगला टॉपिक है फूड प्रेजर्वेशन। जैसे अभी हमने देखा क्या, फूड पॉइजनिंग क्यों हो रही है, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, पैथोजेंस की वजह से। अगर ये फूड के अंदर प्रेजेंस हैं तो हो सकता है कि वो कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करें और फूड पॉइजनिंग हो जाए, या फिर खाना ख़राब हो जाए, वटेवर। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फूड का प्रेजर्वेशन करते हैं। प्रेजर्वेशन कुछ तरीके जिनके थ्रू हम खाने को बचा सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में नमक लगाया जाता है, कुछ चीज़ों में तेल लगा के रखा जाता है, और कुछ चीज़ों को आपने जैसे देखा होगा अपने घर में ही बहुत सारी चीज़ों को अगर ऐसे ही रख दिया जाए तो वो ख़राब कर जाती हैं, लेकिन अगर फ्रिज के अंदर उसको छोड़ दिया है तो कई दिन तक भी अगर वो रखी रहेंगी तब ख़राब नहीं होती है। तो ये सब क्या है, प्रेजर्वेशन के तरीके हैं, यानी हम उनको बचाते हैं ख़राब होने से। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कहें तो उन्हें हम इस तरह प्रोटेक्ट करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो ना कर पाएँ, क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो किए तो चांसेस हैं कि वो कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा और खाना ख़राब हो जाएगा। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपने ब्रेड को बिना यूज़ किए रख दिया है कई दिन के लिए, तो उसमें क्या होता है, अपने आप ही बिना आपके कुछ किए उसमें फंगस ग्रो कर जाता है, ईस्ट ग्रो कर जाता है, यानी वो ख़राब हो जाता है। ऐसा ख़राब क्यों हुआ, क्योंकि उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था फंजाई उस पर ग्रो कर गया, और उसके ग्रो करने की वजह से वो ख़राब हो जाता है। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैड अ बैड टेस्ट, चेंज द कलर। और कभी कभी क्या होता है, इस खाने को ख़राब होने की वजह से कभी कभी उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, कभी कभी उसका कलर चेंज हो जाता है, और कभी कभी स्मेल भी चेंज हो जाती है। यही तरीके हैं मतलब जिससे आप पता लगा सकते हैं कि खाना ठीक है या नहीं है। द पहली bought some mangoes but she could not eat them for a few days. Later she found that they were spoiled. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पहली ने कुछ आम लिए और उनको उसने किसी रीज़न से नहीं खा पाई, लेकिन 2-3 दिन के बाद उनको देखा तो वो ख़राब हो चुके थे। और जबकि उसी जगह पर उसने अपनी मदर को देखा तो उसकी मदर ने क्या किया था, अचार डाला था, पिकल्स डाला, और लेकिन वो ख़राब नहीं हुआ, बहुत लंबे समय तक रखा रहा, यहाँ तक कि सालों साल चलता रहा वो, लेकिन ख़राब नहीं हुआ। तो यहाँ पर पूछ रही है कि ऐसा डिफरेंस क्यों है कि पिकल ख़राब नहीं हुआ और जो मेरे मैंगो थे वो ख़राब हो गए। तो उसका सिंपल सा रीज़न था क्योंकि हमने उसमें प्रेजर्वेटिव ऐड कर दिए थे। प्रेजर्वेटिव क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो खाने को प्रिवेंट करते हैं, फूड को प्रेजर्व करते हैं, उनको ख़राब होने से रोकते हैं। तो उसमें प्रेजर्वेटिव कौन था, तेल ऐड किया हुआ था पिकल्स के अंदर, और नमक उसमें लगाया हुआ था। सॉल्ट भी प्रेजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम देखने वाले हैं कुछ तरीके जिनके थ्रू हम फूड का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो दो तरीके, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ हैं केमिकल मेथड, यानी केमिकली हम उनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, और दूसरे हैं फिजिकल मेथड। तो पहला है केमिकल मेथड्स के थ्रू हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिफोर देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। तो ये कह रहे हैं कि जनरली जो हम एज अ केमिकल यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए वो क्या है, सॉल्ट, नमक, और एडिबल ऑयल, खाने वाला जो तेल है, उसको हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। इनके यूज़ करने से भी क्या होता है, खाने का ख़राब होने के चांसेस घट जाते हैं।
और इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेक करना, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना होने देना। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, प्रेजर्वेटिव्स भी कहा जाता है, यानी ऐसे सब्सटेंस जो खाने को खराब होने से रोकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रेजर्वेटिव। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे देगा, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल मेथड्स एज अ प्रेजर्वेटिव, यानी ये ऐसे केमिकल्स हैं जो प्रेजर्वेटिव की तरह काम करते हैं। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रेजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट देम द अटैक ऑफ माइक्रोब, यानी हम उसमें क्या करते हैं, तेल और कुछ सॉल्ट डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पिकल उसकी मदर ने डाला था अचार, वो ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि उसमें सॉल्ट एज अ प्रेजर्वेटिव प्रेजेंट था एंड ऑयल एज अ प्रेजर्वेटिव प्रेजेंट था, तो उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम थे, तो ख़राब हुआ ही नहीं। द सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर द कॉमन प्रेजर्वेटिव, और बाकी अगर प्रेजर्वेटिव को आपको देखना है तो वह है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, मेटाबाइसल्फेट एंड सोडियम बेंजोएट, ये दो एग्जाम्पल हैं जो एज अ प्रेजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं, और इनको जेम्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है एंड स्क्वैसिस के अंदर टू चीक देयर स्पाइल, यानी उसको ख़राब होने से रोकने के लिए। अगला मेथड है प्रेजर्वेशन बाय, यानी इसी केमिकल मेथड के अंदर सब पार्ट बना दिए हैं। तो पहला सब पार्ट क्या है, प्रेजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रेजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट अभी हम देखने वाले हैं, जो सादे नमक से हम प्रेजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। द कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रेजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस, ये कह रहे हैं एक लंबे समय से हम क्या करते आए हैं, कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते आए हैं, किसको बचाने के लिए। तो पहले ज़माने में मतलब जब साइंस भी इतनी तरक्की नहीं की थी, तो पहले से लोग ये जानते थे कि अगर हम नमक का यूज़ करें तो जो खाना है उनका वो ख़राब नहीं हो रहा था, उन्होंने किसी तरह पता लगाया होगा, तो वो क्या करते थे, मीट को और फिश को ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें नमक लगा के ट्रांसपोर्ट कर देते, अगर एक जगह से दूसरी जगह होते थे। अभी क्या है, अभी तो फ्रिज में रख के ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन उस टाइम जब फ्रिज नहीं था तो क्या करते थे, नमक लगा लगा कर ट्रांसफ़र किया जाता फिश को और मीट को। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी जो सूखा सॉल्ट होता है उससे कवर कर दिया जाता था ताकि वो बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो ना कर पाएँ। सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रो मैंगोज एंड टमेरिंड, ये कह रहे हैं कि जो कच्चा जो नमक डाला जाता है वो आंवला को बचाने में मदद करता है, कच्चे आम को बचाने में मदद करता है और टमेरिंड को बचाने में मदद करता है। तो हम प्रेजर्वेटिव को यूज़ करते हैं, सॉल्ट को एज अ प्रेजर्वेटिव यूज़ कर सकते हैं, जो केमिकल मेथड के अंदर आता है। अगला प्रेजर्वेशन का तरीका है प्रेजर्वेशन बाय शुगर, यानी शुगर के थ्रू हम कैसे प्रेजर्वेशन कर सकते हैं। जेम्स, जेलीज, स्क्वैशेस आर प्रेजर्व बाय शुगर, तो शुगर का यूज़ किया जाता है किसके अंदर, जेम्स के अंदर, जेली के अंदर एंड स्क्वैशेस के अंदर। तो जिससे क्या होता है कि मॉइस्चर वहाँ पर घट जाता है और खाने के ख़राब होने के चांसेस घट जाते हैं। अगला तरीका है प्रेजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, यानी सिरके का यूज़ करके या फिर तेल का यूज़ करके हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को। द यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ द पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट, और हम क्या करते हैं, विनेगर या ऑयल का यूज़ करके बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, और जब बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं तो जो भी फ्रूट हैं या फिश हैं या जो मीट है वो ख़राब नहीं होता है, यानी हम फूड को प्रिजर्व कर पाते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, प्रेजर्वेशन बाय शुगर। तीसरा तरीका है प्रेजर्वेशन बाय ऑयल या विनेगर, यानी इससे भी हम बचा सकते हैं। अगला तरीका होता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये हम इसको फिजिकल मेथड भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे ये हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जस्ट यू हैव ऑब्जर्व दैट योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड, बॉइलिंग किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कह रहे हैं कि आपने देखा होगा आपकी मदर को कि पहले क्या करती हैं, वो दूध को गर्म करती हैं और फिर उसके बाद ठंडा करती हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जब दूध को गर्म किया जाता है तो उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स थे, बैक्टीरिया थे, तो वो चांसेस हैं कि जब गर्म हुआ होगा तो वो मर चुके होंगे, और इसी तरीके से हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं अपने फूड को। और ऐसा ही जो सिमिलर मेथड है वो रेफ्रिजरेटर का है, कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और लो टेम्परेचर के अंदर जो माइक्रोब हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, और जब माइक्रोब ग्रो नहीं करेंगे तो खाना ख़राब नहीं होगा। वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल, माई मदर टोल्ड मी दैट इट इज़ अ पास्चराइज्ड मिल्क, व्हाट इज़ पास्चराइजेशन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने देखा होगा पैकेट्स के अंदर दूध आता है वो ख़राब नहीं होता है, तो कह रही है कि उनकी मदर ने बताया कि ये ख़राब इसलिए नहीं होता क्योंकि ये पास्चराइज्ड मिल्क होता है। तो अब ये पूछ रहे हैं पास्चराइजेशन होता क्या है। तो पास्चुरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब, और पास्चराइज्ड अगर मिल्क है तो उसको आप बिना गर्म किए भी पी सकते हैं क्योंकि उनके अंदर माइक्रोब्स नहीं होते हैं, यानी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि पास्चराइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें माइक्रोब्स ऑलरेडी मर चुके होते हैं। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड
फॉर 15 to 30 सेकेंड, 15 से 30 सेकेंड के लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, और उसको एकदम से ठंडा करके रख दिया जाता है और उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स थे वो मर चुके होते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, ऐसा करने से माइक्रोब की ग्रोथ रुक जाती है। नाउ बाय डूइंग सो वी प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, यानी माइक्रोब की ग्रोथ जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। एंड द प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर एंड इट इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन, और इस प्रोसेस को, जिसमें हम मिल्क को पहले गर्म करते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 30 सेकंड के लिए, इसको कहा जाता है पास्चराइजेशन। और कई बार पूछा जा चुका है कि पास्चराइजेशन की प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर। लुइस पास्चर, ये नाम आपको याद रखना है, पास्चराइजेशन प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। अगला है स्टोरेज एंड पैकेजिंग। तो अगला तरीका जिसके थ्रू हम प्रिजर्व कर सकते हैं फूड मटेरियल को है वो स्टोरेज के थ्रू और पैकेजिंग के थ्रू। जैसे आपने देखा होगा कुछ जो चिप्स वगैरह आते हैं, ये सब क्या होते हैं, कुछ पैकेट्स में पैक होते हैं, तो इनकी पैकेजिंग ऐसी होती है कि जो उसमें इनर्ट गैसेस डाल दी जाती हैं, जिससे क्या होता है उसके ख़राब होने के चांसेस घट जाते हैं, यानी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं कर पाएगा इनर्ट एनवायरनमेंट में, तो उनके ख़राब होने के चांसेस घट जाते हैं, यानी ख़राब नहीं होते हैं। अब अगला टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी इस टॉपिक में देखने वाले हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो किस तरह की जाती है। तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, ये आपको याद रखना है। क्या नाम है बैक्टीरिया का? राइजोबियम। ये इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन में लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जो पल्सेस वगैरह होती हैं उन सबको क्या कहा जाता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है। तो इनके अंदर एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। द राइजोबियम लिव इन द रूट नोड्यूल ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं इनके अंदर कुछ रूट नोड्यूल्स होती हैं, उन रूट नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है एब्जॉर्बेबल फॉर्म को, एक ऐसी एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जिसे प्लांट एब्जॉर्ब कर पाए, यानी जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसे प्लांट को देता है, अगर सीधी भाषा में ये कहा जाए तो, यानी ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके देता है प्लांट के लिए, ताकि प्लांट उसको यूज़ कर पाए। और बाकी एग्जांपल जिनके अंदर राइजोबियम पाया जाता है वो है बीन एंड पी, जो सोयाबीन होती हैं और जो मटर है, इनके अंदर क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। किसके थ्रू? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। किस तरह करता है ये बैक्टीरिया? क्या करता है राइजोबियम? उनकी लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट नोड्यूल्स हैं उनके अंदर रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और किस तरह रहता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। समटाइम्स द नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ द लाइटनिंग। और कभी कभी क्या होती है, जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो लाइटनिंग होती है तो उसके थ्रू भी कन्वर्ट कर दी जाती है। जैसे लाइटनिंग देखा होगा आपने, बारिश के दौरान जो लाइटनिंग होती है थंडरस्टॉर्म वाली, उस वाली लाइटनिंग के थ्रू भी कभी कभी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, मतलब उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जिसे प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली कन्वर्ट एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती प्लांट के थ्रू। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट। लेकिन आप जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर कंटेंट है नाइट्रोजन का वो कांस्टेंट रहता है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हमेशा डिकम्पोजर्स के थ्रू वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दी जाती है, यानी जो डेड रिमेन होता है उसके थ्रू वापस कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बना दी जाती है, और अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑलमोस्ट सेम रहता है। अभी यहाँ पर एक लेग्यूमिनस प्लांट की रूट दिखाई है, और रूट के अंदर क्या है, तुम्हें नोड्यूल्स दिखाई हैं। नोड्यूल्स कौन सी हैं? ये नोड्यूल्स हैं, ये नोड्यूल्स हैं, ये नोड्यूल्स हैं, ये नोड्यूल्स हैं, ये नोड्यूल्स हैं। तो इनके अंदर क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसे फिक्स करके देता है रूट्स को, और रूट से एब्जॉर्ब होकर वो प्लांट के ऊपर वाले पार्ट में जाती हैं। इस तरह फंक्शन करता है। अभी हम देखने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल, यानी जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर के अंदर वो किस तरह हमारे एटमॉस्फेयर में मेंटेन्ड है, कहाँ पर उसका यूज़ हो रहा है, कहाँ से आ रही है। ठीक, तो पहला है आवर एटमॉस्फेयर हैज़ अबाउट 78% ऑफ द नाइट्रोजन गैस, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या है? नाइट्रोजन है। और उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है? ऑलमोस्ट 21% है। ऑलमोस्ट 21% ऑक्सीजन होती है, और सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितनी? 78%। आपको ये याद रखना है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। और नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि ये प्रोटीन्स के अंदर भी पाई जाती है नाइट्रोजन, और क्लोरोफिल के अंदर भी पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड्स और विटामिन के अंदर भी पाया जाता है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन
कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट एंड एनिमल्स। और ऐसा इसलिए है, अभी किसी के मन में आ रहा होगा कि जो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सर्स, फिक्स करने की ज़रूरत ही क्या है जब एटमॉस्फेयर में, तो उसी का यूज़ क्यों नहीं कर रहे? तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं वो रूट्स के थ्रू, गैसेस की फॉर्म में उसे एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो रूट्स की तरह एब्जॉर्ब करने के लिए उसे एक फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है ताकि प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर पाए और रूट्स तक पहुंच पाए। तो इसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सर्स का, जैसे हमने एग्जाम्पल देख लिया है क्या, राइजोबियम। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। तो अभी हमने एक देखे राइजोबियम और दूसरा देखा यहाँ पर क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गा है, और इसके अलावा क्या है, कुछ बैक्टीरिया हैं। यहाँ पर एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गा हैं। इनके थ्रू क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं ये लोग। कौन? ब्लू ग्रीन एल्गा और बैक्टीरिया। वंस द नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल कंपाउंड, और जैसे ही नाइट्रोजन कन्वर्ट कर दी जाती है यूजेबल कंपाउंड में, ये यूटिलाइज कर ली जाती है प्लांट के थ्रू देयर रूट सिस्टम, और रूट सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं ये, और प्लांट में यूटिलाइजेशन होता है। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्लांट प्रोटीन एंड अदर compounds। animal feeding of plants get protein and the other animal nitrogen compounds। तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही ये नाइट्रोजन फिक्सर एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं एक ऐसे कंपाउंड में जिसे वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं रूट के थ्रू, ये प्लांट्स में ऊपर पहुंच जाती है और वहाँ पर प्रोटीन्स और बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड और बाकी कंपाउंड बनाने में यूज़ की जाती है। और जैसे ही कोई एनिमल अगर उसको खाता है तो नाइट्रोजन उस एनिमल के अंदर पहुँच जाती है डायरेक्टली। When plant and animal die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into the nitrogenous compound to be used by the plant again। और क्या होता है, जैसे ही कोई प्लांट या एनिमल मरता है तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाकी जो डिकम्पोजर्स प्रेजेंट हैं, वो क्या करते हैं, उसके जो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड उस बॉडी के अंदर हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, ताकि जो बाकी प्लांट है उसको यूज़ कर पाएँ। Certain other bacteria convert some part of the nitrogen gas which goes back to the atmosphere। as a result the percentage of the nitrogen in the atmosphere remain more or less constant। और यही वजह है कि कुछ बैक्टीरिया वहाँ पर क्या होते हैं, सॉइल के अंदर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बनाते हैं। यानी कोई प्लांट या एनिमल मरा तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन कंटेंट था ना, अलग अलग सब्सटेंस की फॉर्म में, वो उसको ब्रेक करके और नाइट्रोजनस गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब गैस कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में। और कुछ गैस क्या होती है, वो नाइट्रोजन फिक्सर्स के थ्रू ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर दी जाती है ताकि प्लांट एब्जॉर्ब कर लें। तो जितनी एब्जॉर्ब होती है उतनी प्रोड्यूस हो जाती है। यानी ऑलमोस्ट जो इसकी परसेंटेज है नाइट्रोजन की वो 78% ही रहती है, ना ही घटती है और ना ही बढ़ती है। अभी एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं किस तरह यहाँ पर डायग्रामेटिकली दिखाया गया है कि नाइट्रोजन कहाँ से आ रही है और कहाँ से इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो पहले यहाँ पर दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है, ये लाइटनिंग के थ्रू क्या होता है, अगर मान लीजिए थंडरस्टॉर्म्स वगैरह हैं और लाइटनिंग के थ्रू ये कन्वर्ट कर दी जाती है सिंपल कंपाउंड में, जो सॉइल में पहुँच जाती है और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा तरीका हो सकता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सर के पास पहुँचे, जैसे बैक्टीरिया हो गया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गा हो गया, वो क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, यानी नाइट्रोजन फिक्सर। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स द नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड, और ये बाद में नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद अब जैसे ही सॉइल के अंदर ये पहुंचती है तो या तो ऐसा हो सकता है सॉइल के बाद प्लांट इसको यूज़ कर ले, और प्लांट जैसे ही प्लांट्स के अंदर पहुंचती है हो सकता है प्लांट को कोई एनिमल खा ले, तो प्लांट से कहाँ पहुंचेगी, नाइट्रोजन एनिमल के अंदर। और एनिमल मान लीजिए नाइट्रोजनस वेस्ट बन गया। नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे बनेगा, जैसे ही उसकी डेथ होगी तो उसको बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर देंगे, तोड़ देंगे टुकड़ों में, उसका खाद बन जाएगा। और जैसे ही खाद बनेगा वो उसका जो एक्सक्रीटा डेथ के बाद है वापस सॉइल में पहुंच जाएगा। तो यहाँ से घूम के हो सकता है साइकिल वापस सॉइल में आ जाए, या फिर हो सकता है डायरेक्ट सॉइल से ये पहुंच जाए जो नाइट्रोजन को गैस में प्रोड्यूस करते हैं कुछ बैक्टीरिया दैट टर्न्स द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। यानी जैसे ये नाइट्रोजन का कुछ कंपाउंड सॉइल के अंदर पहुंचा, उन्होंने डायरेक्ट, प्लांट इतने एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, उसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन गैस में, और नाइट्रोजन गैस जैसे ही बनी ये कहाँ पहुँच जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इस तरह से कुछ बनेगी इधर से, और इधर से कुछ यूटिलाइजेशन होगा। तो मोर और लेस अगर हम देखें इसका जो कंटेंट है वो लगभग बराबर रहने वाला है, जितनी इधर से निकलेगी इतनी इधर से बन जाएगी।
इसी वजह से इसकी जो परसेंटेज है वो लगभग बराबर रहने वाली है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम देख लेते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है स्पाइरोगाइरा इज, तो ये अभी हम देख चुके थे चैप्टर जब पढ़ा था। तो स्पाइरोगाइरा क्या है? स्पाइरोगाइरा क्या है? एक एल्गा है। स्पाइरोगाइरा एक एल्गा है। दूसरा क्वेश्चन, वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाय, स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन थी वो किसने डिस्कवर की थी? ये डिस्कवर की थी एडवर्ड जेनर ने। अगला, नाइट्रोजन का परसेंटेज एटमॉस्फेयर के अंदर कितना होता है? 78%। अगला क्वेश्चन, मशरूम बिलोंग्स टू, मशरूम किससे बिलोंग करता है? ये फंजाई से बिलोंग करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अमीबा बिलोंग्स टू, जो अमीबा है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है प्रोटोजोआ से। अगला क्वेश्चन, साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, मैंने कहा था इसको याद रखना, फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर की थी? फर्मेंटेशन डिस्कवर की गई थी लुईस पास्चर के थ्रू। किसके थ्रू? लुईस पास्चर के थ्रू। अगला एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, राइजोबियम बैक्टीरिया ये क्या किस चीज़ में हेल्प करता है? हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन और कॉजेज अ डिजीज। तो ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। सेकंड इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसकी वजह से होता है? ये होता है प्रोटोजोआ की वजह से। और मलेरिया के मेन पॉजिटिव एजेंट कौन था? ये भी हम देख चुके थे। और इसका ट्रांसफर किसके थ्रू होता था, यानी इसका कैरियर कौन था? फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो। और मलेरिया होता किससे था? प्लाज्मोडियम, ये भी आपको याद रखना है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के थ्रू होता था। इसको कैरियर कौन था इसका? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया ये तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, किसके थ्रू होता है? प्रोटोजोआ के थ्रू। एंड अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम इज आ, पेनिसिलियम जो है वो क्या है? एक बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर और बोथ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहीं पर होता है हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट, जिसका नाम था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फुई। तो इस तरह हम आशा करते हैं कि जो चैप्टर हमने पढ़ाया है ये आपको समझ में आया हो और कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। इसी तरह से अभी हम कंटिन्यू करेंगे बाकी चैप्टर्स को और पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और आप पढ़ाई करते रहें और बाकी अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें और जिन लोगों को कंटेंट की ज़रूरत है उन तक पहुंचाते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।